चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग। कल हम लोग पढ़े थे नागरी लिपि, नहीं बुआ? चैप्टर समझे थे पूरा बढ़िया से। आज हम लोग इसका क्या समझेंगे? क्वेश्चन आंसर। क्या समझेंगे बुआ? क्वेश्चन आंसर। सब्जेक्टिव पहले ना, ऑब्जेक्टिव तो कर लिया था कि ऑब्जेक्टिव भी करवा दें? ऑब्जेक्टिव भी करवा ही देते हैं, उसके बाद सब्जेक्टिव में चलेंगे। जल्दी से, टाइम है ना? ना छोड़, लेट हो जाएगा। सब्जेक्टिव भी करवा देते हैं, ऑब्जेक्टिव बाद में करवा देंगे। सुनेगा, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आए? देखो ध्यान सुनेगा। 2 सदी पहले, 2 सदी पूर्व जो है नागरी लिपि क्या क्या बना था? नागरी लिपि के या तो फिर इस लिपि के टाइप बने, नागरी लिपि के क्या बने? और पुस्तक छपने लगी। जब नागरी लिपि का टाइप बना तो उसमें क्या छपने लगा? और जब पुस्तक छपने लगा तो इसके अक्षरों में क्या आ गई? एक अस्थायित्व आ गया। मतलब जब किताब छपने लगा ने तब नागरी लिपि के जो है क्या हुआ? अक्षरों में स्थिरता आए। जैसे जब टाइप बना कई सदी पहले, और इसमें क्या होने लगा? पुस्तक छपने लगा। क्या छपने लगा? और जब पुस्तक छपने लगा तब जो है उसके अक्षरों में क्या आ गई? लिख देगा कि 2 सदी पूर्व जो है, 2 सदी पहले जब नागरी लिपि के टाइप बने तब इसमें क्या छपने लगी? और तब इसके अक्षरों में क्या आ गई? अगला है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? देवनागरी जो लिपि है कि इसमें कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती है? तो संस्कृत हिंदी, संस्कृत हिंदी, सुनो, संस्कृत हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी, मगही इत्यादि भाषाएं लिखी जाती है। लिपि होता क्या है? तो किसी भी भाषाओं को जिसके माध्यम से लिखा जाता वही लिपि कहलाता। तो बहुत सारी जो भाषाएं हैं कौन लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। कौन लिपि में बुआ? जैसे संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी, गुजराती, मैथिली, भोजपुरी और मगही, ये सभी भाषाएं जो है कौन सी लिपि में लिखी जाती है? संस्कृत हिंदी नेपाली, संस्कृत हिंदी मराठी गुजराती मैथिली, मराठी गुजराती और भोजपुरी मगही, भोजपुरी और याद रहेगा। ये सभी भाषाएं जो लिखी जाती है किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी जाती। अगला देखिए, समझिए तीसरा। लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया? मतलब जो देवनागरी लिपि है उसका और किसी लिपि से संबंध है? बल तो है यार, बहुत सारे सिद्धम लिपि का नहीं। तो देखो, लेखक ने गुप्त कालीन ब्राह्मणी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया। देखो, देवनागरी लिपि से भी पुरानी लिपि है ब्राह्मणी और सिद्धम। देवनागरी से भी पुरानी है कौन चीज? ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि। ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि। क्वेश्चन आएगा अगर कि सबसे प्राचीन लिपि कौन सी है, तो ब्राह्मणी लिपि। कौन लिपि? ब्राह्मणी लिपि की जो है उसके बाद विकसित हुआ कौन चीज? सिद्धम लिपि। और सिद्धम लिपि के बाद विकसित हुआ कौन सा लिपि? तो देवनागरी लिपि। तो लेखक ने किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया? तो आपका गुप्त काल में जो है चलता था कौन सा लिपि? तो ब्राह्मणी लिपि, और दूसरा चलता था सिद्धम लिपि। ये सब पुराना लिपि है, किससे? देवनागरी से। तो क्वेश्चन आंसर लिख देंगे, लेखक ने जो है गुप्त कालीन ब्राह्मणी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपियों से देवनागरी लिपि का क्या बताया? संबंध बताया। लिख देगा, ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि से संबंध बताया। अगला देखो, नंदी नागरी किसे कहते हैं? किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया? तो नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं। नंदी नागरी जो कहते हैं देवनागरी लिपि को ही कहते हैं। नंदी नागरी तो देवनागरी को ही कहते हैं। महाराष्ट्र के राष्ट्रकूट राजाओं के समय नंदी नगर की लिपि, नंदी नगर की लिपि होने के कारण यह नंदी नागरी कहलाने लगी। बताए थे कि महाराष्ट्र में एगो फेमस जो है क्या था? नंदी नगर था, नंदी नगर था। और वहां की लिपि होने के कारण जो है
इस लिपि का नाम पड़ गया क्या? क्योंकि वहां उपयोग हो रहा था। तो देखो लिख देंगे कि नंदी नागरी जो है देवनागरी को ही कहते हैं। उत्तर भारत में नागरी देवनागरी कहते हैं और दक्षिण भारत में उसी को क्या कहते हैं? नंदी नागरी कहते हैं। उत्तर भारत में नागरी या देवनागरी, उत्तर भारत मतलब ऊपर, ऊपर में जो है इस लिपि को नागरी या देवनागरी, लेकिन वही जो है उसी लिपि को दक्षिण भारत में जो है क्या कहा जाता है? तो नंदी नागरी। मतलब देवनागरी ही क्या है? नंदी नागरी नहीं, तो देवनागरी को ही नंदी नागरी, तो नंदी नागरी देवनागरी को ही कहते हैं या देवनागरी को ही नंदी नागरी कहते हैं। और नंदी नागरी के बारे में जो बताया तो किस प्रसंग में बताए थे? तो बताया था चैप्टर में कि महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध नगर था नंदी नगर, नंदी नगर, और वहां इस लिपि का क्या होता था? उपयोग होता था ने, वहां की लिपि होने के कारण जो है इसे नंदी नागरी कहा जाने लगा। वहां इस लिपि का उपयोग हो रहा था, इसीलिए उसका नाम क्या पड़ गया? नंदी नागरी। तो दिक्कत हुआ? आगे देखिए, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए और उनके विवरण दें। कहता है कि नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख था पहली बार जब मिला कहां से मिला? तो नागरी लिपि, नगरी लिखा गया, यहाँ पर सुधार लेगा, ठीक है। नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत में राष्ट्रकूट होगा यहाँ पर, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का सामान्य दानपत्र 754 ईस्वी का है, इससे प्राप्त हुआ था, ठीक है। नागरी लिपि का जो आरंभिक लेख मिला कहां से मिला? तो मिला किसके? तो राष्ट्रकूट के राजा एक हुए थे दंती दुर्ग, उन्हीं का एक दानपत्र था, उसका नाम समांगट था। क्या था? समांगट दानपत्र। उससे जो है इसका क्या पता चला? आरंभिक जो है लेख तो मिलवे किया और उसके बारे में जानकारी प्राप्त हुआ। लिख लेगा। तो दक्षिण भारत से जो है नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिला और यह राष्ट्रकूट के, यहाँ पर कूट होगा, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश के राजा दंती दुर्ग का समांगट दानपत्र जो है वो 754 ईस्वी में मिला। सबसे पहले जो लेख मिला ना 754 में मिला, तो 754 में मिला, तो यही जो है नागरी लिपि में क्या था? लिखा हुआ था। तो वही बात जो है कह रहा है कि आरंभिक लेख मिला कहां से? तो दक्षिण भारत से मिला। तो मिला था तो दंती राजा था, उसका एक समांगट दानपत्र था जो मिला था 754 ईस्वी में, और लिखा हुआ था कौन में? कौन लिपि में? नागरी लिपि में। कोई दिक्कत? अगला देखिए, ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है? तो देखिए ध्यान से, ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान है कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीर या ठोस त्रिकोण है, माथा पूरा बढ़िया झप्पल नहीं रहता है। लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों की जो होती है चौड़ाई के अनुकूल ऊपर जो है लकीरें, यहां पर छूट गया है, लकीरें होगा, लकीरें दी जाती है। मतलब देखो ये सब जो लिखा हुआ देखो, तो इस सब यहाँ से यहाँ तक माथा छापा, लेकिन है मतलब जितना बड़ा अक्षर होगा चौड़ाई उसका उतना जो है लंबा होगा उसका माथा जो है क्या करने वाला? ढकने वाला। कौन चीज? लकीरें। लेकिन ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि में क्या होता था कि छोटी लकीरें होता था या त्रिकोण ठोस टाइप से होता था, इसमें जो है बढ़िया से माथा झप्पल नहीं होता था। कोई दिक्कत? बनेगा? कुछ बोले कहा? ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान है। यहाँ तक तो क्वेश्चन हुआ कि ब्राह्मणी लिपि और सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आड़ी लकीरें या ठोस त्रिकोण हैं, लेकिन नागरी लिपि के अक्षरों की चौड़ाई के अनुकूल उसके ऊपर जो है क्या दी जाती है? लकीरें दी जाती है कि नहीं? जितना बड़ा जो है उसका चौड़ाई होगा सब अक्षर का, जितना चौड़ाई उसके अनुकूल जो है उसके माथा पर जो है लकीर दिया जाए। कोई दिक्कत? तो ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि के जो है तुलना में नागरी लिपि का मुख्य पहचान क्या है कि ब्राह्मणी और सिद्धम लिपि के जो है अक्षरों पर या सिरों पर जो है छोटी लकीरें या ठोस त्रिकोण होता है, लेकिन कौन लिपि में? नागरी लिपि में। नागरी लिपि में जो है अक्षरों की चौड़ाई के हिसाब से उसका
माथा पर जो है क्या होता है, लकीर होता है, सिरों पर जो है रेखाएं होती है। अगला, उत्तर भारत में किन शासकों के, उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन के नागरी लेख प्राप्त हुए? प्राचीन नागरी लेख जो है उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से तो मिला था राष्ट्रकूट के राजा दंतिदुर्ग का समांगत दंतपत्र 700 में 54 में, लेकिन अब कह रहा उत्तर भारत में। तो उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है नागरी लिपि का क्या करते थे? उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है नागरी लिपि का उपयोग करते थे। किसका? नागरी लिपि का उपयोग करते थे, जिसमें मिहिर भोज, महेंद्र पाल प्रसिद्ध राजा हुए। मिहिर भोज और महेंद्र पाल ये सब प्रसिद्ध राजा हुए। किस वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। आगे कहता है कि मिहिर भोज का जो शासन चला था वो किया था कब से कब था? 840 से 881 ईस्वी तक। क्वेश्चन का रहा उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नागरी लेख प्राप्त हुए? तो उत्तर भारत में जो प्राचीन लेख प्राप्त हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का लेख, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का लेख जो है नागरी शासक जो है नागरी लिपि में क्या करते थे? अपना लेख का नागरी लिपि का उपयोग करते थे। जैसे मिहिर भोज और महेंद्र पाल प्रसिद्ध राजा हुए। कौन सा वंश का? गुर्जर प्रतिहार वंश का। आगे मिहिर भोज का जो शासन चला था 840 से 800 को दिक्कत उत्तर भारत में मिला कौन चीज? गुर्जर प्रतिहार के शासकों का लेख नहीं, जैसे महेंद्र भोज, महेंद्र पाल। और दक्षिण भारत में जो मिला था कौन चीज? राष्ट्रकूट का राजा दंती दुर्ग का समांगत दामपत्र, जिसका काल था 700 कितना? कोई दिक्कत? 754 कोई दिक्कत? चलो आगे चले। तो अगला है नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? लेखक इस संबंध में क्या बताता है? देखो, तो नागरी को देवनागरी कहलाने के पक्ष में प्रमाण सबूत तो नहीं है, मतलब 100% तो नहीं बोले थे कि एकदम ये वाला बात है जेकरे चलते कर नाम देवनागरी है। 100% बोले थे? नहीं बोले थे, लेकिन अपना विचार दिए थे लेखक। तो क्या दिए थे कि परंतु नागरी शब्द नगर से ही संबंध रखता है। पटना जो कभी नगर कहा जाता था, वहां के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, वहां का जो गुप्त वंश का जो राजा था वो क्या था? चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका व्यक्तिगत नाम जो है देव था। व्यक्तिगत नाम क्या था? देव था। तो संभवतः जो है पटना नगर देवनगर भी कहलाता होगा। मतलब जो है कह रहा है कि प्राचीन समय में जो गुप्त वंश का सबसे पहला बोला कि नागरी को देवनागरी जो है कहलाने के पीछे में 100% पर प्रमाण नहीं है, लेकिन विचार है कि नागरी जो शब्द है किसी नगर से संबंधित है, मतलब किसी नगर से ही विकसित हुआ नागरी शब्द। तो प्राचीन समय में जो है पटना को नगर कहा जाता था। पटना को क्या कहा जाता था? और वहां का जो शासक थे वो क्या थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। और चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनका व्यक्तिगत नाम क्या था? देव। क्या नाम था? देव। तो हो सकता है कि देवनगर कहा जाता होगा पटना को पहले, ऐसा विचार जो है दे रहे हैं कि पटना को नगर कहा जाता होगा, प्राचीन समय कहा जाता था। और वहां का जो शासक थे कहते चंद्रगुप्त द्वितीय। तो चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उसका व्यक्तिगत नाम देव था, तो उसी के आधार पर जोड़ के होकर नाम रख दिया होगा। हो सकता है पटना का देवनगर, देवनागरी ने देवनगर। और वहां इस लिपि का उपयोग होता था। कौन लिपि का? इस लिपि का, नागरी का। तो हो सकता है उसी के आधार पर कह दिया होगा कि देवनागरी लिपि, क्योंकि देवनगर में जो है इस लिपि का उपयोग हो रहा है। इसको कहा तो कौन लिपि? देवनागरी लिपि। जैसे देखो, तो व्यक्तिगत नाम जो था देव था। संभवतः पटना जो है नगर देवनगर भी कहलाता होगा। हो सकता है सब देवनगर कहता होगा। आगे उसी के आधार पर उत्तर भारत की लिपि को देवनागरी लिपि लोगों ने नाम रख दिया होगा। इसीलिए हो सकता है कि उसी के देवनगर के नाम के आधार पर नाम रख दिया इसका क्या? देवनागरी। कोई दिक्कत? तो देवनागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं?
नागरी को देवनागरी क्यों कहते हैं? तो नागरी को देवनागरी जो है कहलाने के पक्ष में जो है 100% कोई जो है प्रमाण नहीं है कि काहे कहा नागरी को देवनागरी। लेकिन ऐसा विचार है, ऐसा मत है कि नागरी जो शब्द है वो किसी नगर से विकसित हुआ है। किससे विकसित हुआ है? नगर से विकसित हुआ, नगर से संबंध रखता है। और प्राचीन समय में पटना को क्या कहा जाता था? नगर। पटना को क्या कहा जाता था? नगर। तो वहां का जो शासक थे चंद्रगुप्त द्वितीय, और उनका जो व्यक्तिगत नाम था क्या था? तो हो सकता है दोनों के नम्मा जो है नगर और देव जोड़ के बना दिया हुआ पटना का नाम देवनगर, और वहां इस लिपि का उपयोग होता था। इसीलिए उसी के आधार पर जो हो सकता है रख दिया हुआ लिपि के नाम को देवनागरी। कोई दिक्कत? आगे चलो। अगला क्वेश्चन है, लेखक किन? अच्छा, लेखक ने इस संबंध में एक और बात बताई कि भारत के सभी शहर नगर कहलाते हैं। सभी शहर क्या कहलाते हैं? लेकिन काशी जो उत्तर प्रदेश में ना, काशी मतलब, तो काशी जो है देवनगरी कहलाती थी। दूसरा विचार बताए कि सभी नगर को क्या कहते हैं? केवल नगर कहते हैं, लेकिन काशी को देवनगरी कहते हैं। काशी को क्या कहते हैं? तो हो सकता है कि उसके आधार पर भी नागरी का नाम क्या दिया गया होगा? देवनागरी। पहला विचार बताए पटना से जुड़ल बात, चंद्रगुप्त से जो है द्वितीय नहीं, और दूसरा बात बताए किससे? काशी से जुड़ल बात। देखो पटना के संबंध में बोले कि नागरी को देवनागरी कहलाने में जो है 100% कोई ऐसा प्रमाण नहीं है कि क्यों कहा गया। लेकिन जो है इसका जो है विचार है लेखक का कि नागरी जो शब्द है किससे संबंधित? नगर से। किससे संबंधित? नगर से। प्राचीन समय में पटना को नगर कहा जाता था, और वहां का शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उनका जो व्यक्तिगत नाम था वो क्या था? देव। तो हो सकता है कि पटना का नाम देवनगर होगा, और जब देवनगर होगा तो वहां इस लिपि का उपयोग होता था, उसी के आधार पर नाम रख दिया होगा कुछ देवनागरी। दूसरा विचार बता रहे हैं कि सभी नगर केवल नगर है। सभी नगर, हाँ वह शहर या नगर, सभी शहर जो है या सभी नगर को केवल नगर कहा जाता था। शहर जो भी शहर था बड़ा बड़ा, लेकिन काशी एक ऐसा शहर था जिसको देव नगरी कहा जाता था, और वहां इस लिपि का क्या होता था? उपयोग। इसीलिए हो सकता है इस लिपि का नाम क्या पड़ गया होगा? देवनागरी। कोई दिक्कत? देखो इन्हें की जैसे अगर हम लिखा लिया उसे वो लिखना है, बात जैसे समझा रहे हैं उसे खाली आप जो है वो बात आना चाहिए, बाकी सब जगह में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 100% रट्टे प्रयास नहीं करना, रट्टे प्रयास करेगा तो नहीं बढ़िया से याद रहेगा। मेन समझना है, कोशिश करना है कि अपने से वो बात को क्या कर ले, लिखे। आगे देखो, नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का क्या कहना है? पटना से नागरी का क्या संबंध लेखक ने बताया? अभी बताया। तो देखो नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है, लेखक का नागरी की उत्पत्ति के संबंध में लेखक का कहना है कि नगर से ही नागरी शब्द बना है। नागरी जो शब्द बना है वो किससे बना है? लेखक का कहना है। आगे है, पटना को कभी नगर कहा जाता था, अतः पटना से ही इस लिपि, तो जीपी कर दिया, देखो लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नागरी लिपि नाम धारण किया हो। बोले ने पटना नागरी लिपि के, नागरी जो शब्द है उसको उत्पत्ति के संबंध बोले कि नागरी जो शब्द है वह किसी नगर से संबंधित है। किससे? नगर से संबंधित है, और नगर से ही नागरी शब्द बना है। तो पटना को कभी जो है क्या कहा जाता था? पटना को नगर कहा जाता था। इसीलिए जो है इसलिए पटना से इस लिपि की उत्पत्ति होने के कारण यह नागरी लिपि नाम क्या कर लिया? धारण कर लिया। पटना में इस लिपि का उपयोग होता था और उसको नगर कहा जाता था, इसीलिए इसका जो नाम वहीं से विकसित हो गया, कौन? नागरी। कौन विकसित हुआ? नागरी। कोई दिक्कत? अगला, नागरी लिपि कब एक सार्वदेशिक लिपि थी? नागरी लिपि कब सार्वदेशिक लिपि थी? तो देखो 8 आगे रहना चाहिए तो पीछे कर दिया। 8वीं सदी से लेकर 11वीं सदी, 7 दिन हो गया, दही लिख दिया, बताओ तो
ये तो दूध दही पिला दे रे, बताओ। तुम लोग के बुक में अगर गलती रहे सुधार लेना, देखना हुआ। 8वीं सदी से लेकर 8वीं सदी से 11वीं सदी के बीच नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि थी। कैवीं से कैवीं? 8वीं से 11वीं सदी के बीच जो है नागरी लिपि एक सार्वदेशिक लिपि बन चुकी थी। इसका उपयोग पूरे भारत में हो रहा, भारत में सभी जगह इसका उपयोग हो रहा था। अगला देखो, नागरी लिपि के साथ साथ, ध्यान सुनेगा, नागरी लिपि के साथ साथ किनका जन्म होता है, इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देता है? तो नागरी लिपि के साथ साथ भारतीय इतिहास एवं भारतीय संस्कृति के एक नए युग जन्म होता है। एक नए युग का क्या होता है? जन्म होता है। तथा नागरी के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती। सुनो, जब नागरी लिपि का विकास हो रहा था तो और भी अनेक भाषाओं का क्या हो रहा था? विकास हो रहा था। इस संबंध में लेखक जानकारी देते हैं, देती है, कर दे, बताओ यार, जानकारी देते हैं कि 8वीं से 9वीं सदी का आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ है। हिंदी साहित्य का जो विकास तो माना जाता वो भी 8वीं सदी से, और नागरी लिपि का भी विकास कब 8वीं-9वीं सदी से न। तो इससे जो है बता रहे हैं लेखक कि इस जो है जैसे नागरी लिपि का जब विकास हो रहा था तो भारतीय इतिहास का और भारतीय संस्कृति का एक नया युग शुरू हुआ। एक नया युग शुरू हुआ या जन्म लिया। साथ नागरी के तथा नागरी के जो है साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं जन्म लेती। मतलब नागरी के साथ साथ और भी भाषा जन्म ले रही थी, और भी भाषा विकसित हो रही थी। आगे देखिएगा, इस संबंध में लेखक जानकारी देते हैं कि 8वीं से 9वीं सदी में हिंदी साहित्य का क्या होता है? आरंभिक हिंदी साहित्य प्राप्त हुआ तथा मराठी, गुजराती, बंगाली भाषा के उपलब्ध लेख भी उसी काल के हैं। मतलब हिंदी प्राप्त हुआ, हिंदी का भी विकास हो रहा था, मराठी, गुजराती, बांग्ला, इस सब भाषा का भी विकास हो रहा था। जब नागरी लिपि का विकास हो रहा था तो उसी के साथ साथ कौन चीज? हिंदी का, मराठी का, कौन चीज? बंगाली भाषा, इन सभी का क्या हो रहा था? विकास हो रहा। आगे देखो, गुर्जर प्रतिहार कौन थे? गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे, बताए थे कि बाहर से कहीं से आए थे ना। ये भारत आकर बस गए, भारत आए और यहीं क्या हो गए? 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने शासन कायम किया था। सबसे पहले आया था तो कहाँ आया था? अवंती। अवंती मतलब उज्जैन, बुआ, उज्जैन एक शहर है। तो अवंती प्रदेश में पहले आया और वहां अपना क्या किया? शासन कायम किया। बाद में कन्नौज पर भी इनका अधिकार हो गया। कन्नौज लिख दिया, सुधारना अगर गलती रहेगा तो बाद में जो है कन्नौज पर इनका क्या हो गया? अधिकार। आया था 8वीं सदी के पूर्वार्ध के आसपास, और आया था कहाँ? अवंती प्रदेश में, उज्जैन में आया था। वहां अपना शासन पहले कायम किया और उसके बाद वहां शासन कायम करने के बाद फिर किस पर अधिकार कर लिया? गुर्जर प्रतिहार राजाओं में मिहिर भोज और महेंद्र पाल आदि क्या हुए? महान राजाओं में गिने जाते। गुर्जर प्रतिहार का महान जो राजा था के था? मिहिर भोज और महेंद्र पाल। तो गुर्जर प्रतिहार कौन थे? तो गुर्जर प्रतिहार विदेशी थे। क्या थे? विदेशी थे। ये भारत में आकर क्या हो गए थे? बस गए थे। 8वीं सदी के आसपास में ही अवंती प्रदेश पर आकर अपना क्या कर लिया? अधिकार कर लिया, जो है शासन कर लिया। और वहां शासन करने के बाद फिर यह कन्नौज पर भी क्या किया? अधिकार किया। और गुर्जर प्रतिहार का जो महान शासक हुए मिहिर भोज और महेंद्र पाल। कोई दिक्कत? ये सब महान राजाओं में गिने जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निबंध के आधार पर कालक्रम से नागरी लेखों से संबंधित प्रमाण प्रस्तुत करें। कर आने की निबंध के आधार पर कालक्रम के साथ नागरी लिपि के लेख बताइए। मतलब नागरी लिपि का लेख कैसे कैसे प्राप्त हुआ ने, उसके बारे में बताइए। दूसरी बात, उसका समय भी बताइए। मोटा मोटी कहा जाए तो इस चैप्टर को जो है सारांश रूप में लिखिए। तो देखो ध्यान से सुनेगा। 8वीं सदी का राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांगत दान पत्र। 8वीं सदी ने समांगत दान पत्र 850 लिख दिया। 754 नहीं होगा, 754
854 ईस्वी का राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांगर दानपत्र मिला। फिर 9वीं सदी में 850 को यहाँ रहेगा। 9वीं सदी का जैन गणितज्ञ महावीराचार्य की रचना गणित सार संग्रह तथा 840 से 81 ईस्वी के बीच प्रतिहार शासक मिहिर भोज की ग्वालियर परिस्थिति संस्कृत में लिखा गया था। कालक्रम बताया कि 8वीं सदी में राष्ट्रकूट राजा का समांगर दानपत्र मिला। फिर जो है 9वीं सदी में जैन गणितज्ञ महावीराचार्य का गणित सार संग्रह मिला। फिर 840 से 881 ईस्वी के बीच प्रतिहार शासक में फेमस मिहिर भोज, तब मिहिर भोज का ग्वालियर प्रशस्ति संस्कृत में मिला। ले कैसे अगला 10वीं सदी में दोहा कोश मिला। 10वीं सदी में क्या मिला? जिसके लेखक के थे शराहपाद ने। इनको क्या कहा जाता है? आदि कवि, आदि एकदम याद रहना चाहिए। सुनो आगे 11वीं सदी जो है शिलाहार शासक केसी देव जो है उपलब्ध हुए। इनका लेख जो है क्या हुआ? मिला। कब? तो आपका 11वीं सदी में शिलाहार शासक केसी देव का लेख मिला। कब? 11वीं सदी में। फिर बताया कि 1020 में जो है दानपत्र जो परमार वंश के विश्रुत राजा भोज का है। फिर कहता है कि 1028 में महमूद गजनबी द्वारा चलाया गया सिक्का पर नागरी लेख जो है लिखा हुआ। महमूद गजनबी 11वीं सदी में आया था। ने जो इस्लामी शासक का नींव डालने वाला शासक क्या था? महमूद गजनबी। फिर 12वीं सदी में जो है केरल के शासक के सिक्कों पर जो है नागरी लिपि तो जीपी कर दिया। देखो वीर केरला से लिखा है तथा श्रीलंका के पराक्रम बाहु, विजय बाहु आदि शासकों के सिक्कों पर भी नागरी लिपि जो है ही अंकित है। मतलब बता रहा है समय से कि इतना समय में जो ही शासक का लेख मिला, इतना समय में ही शासक का लेख, इस तरह से कालक्रम। फिर 13वीं सदी में देवगिरी के यादव राजाओं के ताम्रपत्र नागरी लिपि में फिर मिला। उसके बाद 14वीं सदी 15वीं सदी में विजयनगर के शासकों का लेख नागरी लिपि में प्राप्त हुआ। इन 2 सदियों में इस्लामिक शासक ने भी अपने सिक्कों पर नागरी लिपि का उपयोग किया। देखो मोटा मोटी क्या बोला है इसमें? 8वीं से 9वीं सदी से नागरी लिपि का जो है विकास माना जाता है। तो उस समय से लेकर के नागरी लिपि का लेख जो है कैसे कैसे प्राप्त हुआ और किसका किसका लेख था वो और उसका समय क्या था, उसके बारे में की किया है बताया गया है। तो आप इसको जो है कालक्रम बढ़िया से इसको पढ़ना है 2-4 बार, तब क्लियर हो। कोई दिक्कत किसी को? बाकी हमारा ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव हम क्या करेंगे कल करवा देंगे, या तो फिर 8 बजे जो है नया चैप्टर शुरू हो जाएगा। रहने देते हैं, ठीक है? तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।